Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of changes in supply and demand both and its effect on the equilibrium price. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम सप्लाई और डिमांड दोनों को एक साथ चेंज करें तो उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम एंड चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें हमने दो टाइप्स डिस्कस किए थे। यानी कि पहले हमने डिमांड में चेंज किया था, सप्लाई को एज इट इज़ रखा था, उसके बाद इक्विलिब्रियम पर उसका इफेक्ट स्टडी किया था। दूसरे टाइप में हमने सप्लाई में चेंज किया था, उसको इंक्रीज़ किया था, उसको डिक्रीज़ किया था और डिमांड को एज इट इज़ रखा था और उसके बेसिस पर हमने इक्विलिब्रियम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको स्टडी किया था, यानी कि इक्विलिब्रियम पर उसका इफेक्ट एग्जामिन किया था। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि अगर हम सप्लाई और डिमांड दोनों को एक साथ चेंज करते हैं तो उसके बेसिस पर इक्विलिब्रियम पर उसका क्या इफेक्ट रहेगा, इसको हम आज के लेक्चर में एग्जामिन करेंगे। तो अगर हम सप्लाई और डिमांड दोनों में चेंजेस करते हैं तो उसके रेफरेंस में यहाँ हमारे पास तीन केसेस अराइज होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द, या तो डिमांड में इंक्रीज क्या होगा, सप्लाई के इंक्रीज से ज़्यादा होगा। हम यहाँ इंक्रीज की बात कर रहे हैं, डिक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों में ही इंक्रीज कर रहे हैं। या तो जो डिमांड में इंक्रीज है वो सप्लाई के इंक्रीज से ज़्यादा होगा। दूसरा केस बनेगा हमारा, डिमांड में जो इंक्रीज है वो सप्लाई में इंक्रीज से कम होगा। और तीसरा केस बनेगा कि जितना इंक्रीमेंट हम डिमांड में कर रहे हैं उतना ही इंक्रीमेंट हम सप्लाई में कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन तीन पर्टिकुलर केसेस को स्टडी करेंगे अंडर द चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड बोथ। पहले बात करते हैं अबाउट द इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। यानी यहाँ पर जो डिमांड में इंक्रीज है वो सप्लाई में इंक्रीज से ज़्यादा होगा। तो क्या केस बनेगा इसका? इस केस में मैंने यहाँ पर एक डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। तो लेट अस हैव एन एग्जामिनेशन टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डायग्राम। और इस डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं कि किस तरीके से जब डिमांड में इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है और सप्लाई में इंक्रीमेंट उसके कंपेरिजन में कम होता है तो उसके बेसिस पर इक्विलिब्रियम पर उसका क्या इफेक्ट है, इसको हम इस पर्टिकुलर डायग्राम के हेल्प से इजीली समझ सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव रिप्रेजेंटेड द क्वांटिटी एंड ऑन द वाई एक्सिस आई हैव रिप्रेजेंटेड द प्राइस। इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं, दिस इज द डिमांड कर्व initially and this is the supply curve initially. DD is the initial demand curve and SS is the initial supply curve. Both these demand curve and supply curve are intersecting at the point E. This point E is known as the equilibrium point. Corresponding to this point, the equilibrium price will be equal to OP and equilibrium quantity will be equal to OQ. Okay. Now, what is happening? We are increasing the demand. Demand is increasing from DD to D1, and supply is increasing from SS to S1. Now, new demand curve D1 and new supply curve S1. यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है उसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा है और जो सप्लाई कर्व है उसमें इंक्रीमेंट कम है। यानी कि डिमांड का इंक्रीज जो है वो सप्लाई की इंक्रीज से ज़्यादा है। नाउ नए डिमांड कर्व D1 और नए सप्लाई कर्व S1 का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 पर है, क्योंकि बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E1। सो दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इनिशियली इक्विलिब्रियम पॉइंट था E पॉइंट पर और अब आपको मिलता है जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज एट द पॉइंट E1। इस E1 के करस्पॉन्डिंग जो नया आपको इक्विलिब्रियम प्राइस मिला दैट इज OP1 एंड द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ1। पहले क्या था? पहले प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस था OP और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी दैट वाज द OQ। तो इसका मतलब जब डिमांड में इंक्रीमेंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इंक्रीज इन सप्लाई तो प्राइजेस क्या हो रहे हैं? प्राइजेस आर राइजिंग। प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1 और क्वांटिटी भी क्या हो रही है? राइज हो रही है। क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो रही है।
और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड में इंक्रीमेंट सप्लाई से ज़्यादा है, इसी वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। आउटपुट तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन डिमांड में इंक्रीज सप्लाई के इंक्रीज से ज़्यादा है, इसी वजह से प्राइस भी राइज होता है। दैट इज क्लियर। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट केस of increase in demand more than increase in supply. Now we come to the second case. Case second is increase in demand is less than increase in supply. यानी कि जो डिमांड में इंक्रीज है वो सप्लाई के इंक्रीज से कम है, या हम कह सकते हैं कि सप्लाई का इंक्रीज डिमांड के इंक्रीज से ज़्यादा है। तो इसको हम एक कर्व के मीडियम से डिफाइन कर सकते हैं। ये ग्राफ मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द डिमांड कर्व इनिशियली डी, ये इनिशियल डिमांड कर्व है, एंड दिस इज द इनिशियल सप्लाई कर्व एस। ओके, बोथ दीज डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ई। ये दोनों डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे से ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये ई पॉइंट क्या कहलाएगा? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ये क्लियर? ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम प्राइस है दैट विल बी इक्वल टू ओपी, और जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है दैट विल बी इक्वल टू ओक्यू। ये तो बात हो गई हमारे इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट की, इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस की, और इनिशियल इक्विलिब्रियम आउटपुट की या क्वांटिटी की। अब हम बात करते हैं अबाउट द चेंज, इंक्रीज। डिमांड को इंक्रीज किया गया क्योंकि सप्लाई में इंक्रीज हमें क्या करना है? ज़्यादा। सो दिस इज द सप्लाई कर्व एस एस, एंड दिस इज द न्यू सप्लाई कर्व आफ्टर द इंक्रीज S1 S1। और ये सप्लाई कर्व में इंक्रीज को मैंने शो किया है, एंड दिस इज द इंक्रीज इन डिमांड D1 D1। इनिशियल डिमांड कर्व था DD, और नया डिमांड कर्व आ गया आपके पास D1 D1। क्लियर? यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डिमांड में इंक्रीज है वो कम है और सप्लाई में इंक्रीज ज़्यादा है, अगर दोनों को कंपेयर करें तो। नाउ द न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व D1 D1 एंड S1 S1 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट E1। ये E1 पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये E1 पॉइंट क्या कहलाएगा? इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इस E1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज इक्वल टू OP1, और जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है दैट इज इक्वल टू OQ1। क्लियर हो गया? नाउ व्हाट यू आर लुकिंग हियर, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो उसके कंपेरिजन में जो प्राइस है वो क्या हो रहे हैं? दे आर डिक्रीजिंग। द प्राइस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम OP टू OP1, एंड जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है या इक्विलिब्रियम आउटपुट है इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम OQ टू OQ1। क्योंकि हम डिमांड और सप्लाई दोनों में इंक्रीज कर रहे हैं, तो आउटपुट तो इंक्रीज होगा ही होगा, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन जो उनका प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और डिमांड कम इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से प्राइस इनका डिक्रीज हो रहा है, जिसको हम प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर कर्व के मीडियम से प्रॉपर्ली समझ रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन results in decrease in price and increase in quantity. So that is the case. Clear to you? अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द वेरी लास्ट। द लास्ट वन इज द केस नंबर थर्ड, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। यानी कि जितना इंक्रीज हम डिमांड में कर रहे हैं उतना ही इंक्रीज हम किस में कर रहे हैं? सप्लाई में कर रहे हैं। दैट इज द केस। ठीक है, तब इसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करना है। तो हियर यू आर लुकिंग इन द डायग्राम, इसको हम प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को कंसीडर किया है और वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को कंसीडर किया है। नाउ दिस इज द इनिशियल डिमांड कर्व जिसको मैंने DD से रिप्रेजेंट किया है, एंड दिस इज द इनिशियल सप्लाई कर्व जिसको मैंने SS से रिप्रेजेंट किया है। दिस डिमांड कर्व DD एंड SS आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E। तो ये E पॉइंट क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इनिशियल या ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट E के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है आपका OP, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये जो क्वांटिटी है OQ, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। यहाँ तो तुम्हारी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है? डिमांड और सप्लाई में इंक्रीज करना है, और वो भी इक्वल बेसिस पर। यहाँ मैंने डिमांड कर्व को इंक्रीज किया और हमारे पास एक नया डिमांड कर्व आ गया जिसको नाम दिया है मैंने D1 D1, जैसा हम पहले भी देते आ रहे हैं। अगेन मैंने सप्लाई में इंक्रीज करा, और जो नया इंक्रीज करने के बाद जो नया सप्लाई कर्व आया वो आ गया हमारे पास S1 S1। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आपकी जितना चेंज मैंने डिमांड में किया है उतना ही चेंज मैंने सप्लाई में भी किया है, दोनों में इक्वल चेंज है। पॉइंट क्लियर? अब जब दोनों में इक्वल चेंज होता है तो फिर अब इफेक्ट कैसे स्टडी करेंगे?
पहले हम देखते हैं कि इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है। S1 और D1 बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E1। तो E1 क्या हो गया, इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब इस E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो सेम प्राइस मिल रहा है आपको, प्राइस इज OP बट क्वांटिटी इज चेंजिंग एंड यू आर गेटिंग न्यू क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू OQ1। इसका मतलब जब डिमांड और सप्लाई का इंक्रीज सेम लेवल पर होता है तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो तो इंक्रीज होगी, दैट इज ऑब्वियस, लेकिन प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बट द क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। So this is the impact of increase in demand and supply at the same level on the equilibrium point of the industry। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसके 3 केसेस स्टडी करे हैं जब हम सप्लाई और डिमांड दोनों में एक साथ चेंजेस को फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन रहेगा ये? वेरी फर्स्ट केस, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि जब डिमांड में इंक्रीज सप्लाई के इंक्रीज से ज़्यादा है तो हमने क्या स्टडी किया कि जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होती है। यानी कि डिमांड का इंक्रीज सप्लाई के इंक्रीज से ज़्यादा है तो प्राइस में भी इंक्रीज होगा और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उसमें भी इंक्रीज होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या निकाला हमने कि जब इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, या हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड, तब क्या होगा, तो प्राइस डिक्रीज होगा लेकिन जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो रही है डिमांड के कंपैरिजन में, ये सप्लाई ज़्यादा है जिसकी वजह से प्राइस पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज होगी ही होगी। पॉइंट क्लियर हो गया। और थर्ड जो कंक्लूजन है हमारा वो ये है कि जब डिमांड में इंक्रीज सप्लाई में इंक्रीज के एग्जैक्टली इक्वल होता है, तो क्योंकि दोनों में इंक्रीज इक्वल है इसी वजह से प्राइस में कैसा भी कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो उनकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी ही होगी। क्लियर? तो तीनों ही केसेस में क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी लेकिन जो प्राइस है वो पहले केस में इंक्रीज होगा, दूसरे केस में डिक्रीज होगा और तीसरे केस में उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द कंक्लूजन इन रिगार्ड ऑफ द इफेक्ट of change in both supply and demand on the equilibrium position of the perfectly competitive firm. Okay, thank you.